हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, आज हम जिस सेट को सोल्व करने वाले हैं ये है 2019 में हुआ था आपका फर्स्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पीआरटी लेवल के लिए जो होता है वो उसी के सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम आज सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके डियर, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन, मतलब लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया है, डेवलप उसका जो उनका सिद्धांत है, उसके अनुसार नूर का कथन है ये, मतलब नूर का कथन अभी किस मतलब स्टेज में है। ओके, हमारे से यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान ओरिएंटेशन, और ये है पूर्व परंपरागत स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इन्होंने मतलब, चलो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कोलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल, कंसाइंस। ठीक है, ये इनकी 6 स्टेजेस हैं कोलबर्ग की। ठीक है, कोलबर्ग ने दिया है मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, और इनसे रिलेटेड जिस तरह मतलब क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, पक्के हैं, बनने तो हैं, क्योंकि प्याजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग, इन 3 की थियोरी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पक्के हैं जो मिलेंगे। ओके, तो कोलबर्ग से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे अलग भी, तो मतलब इन पे क्रिटिसिज्म पूछा जा सकता है कि इनकी थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज़ किया और किस बेस पर किया। तो इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था कैरल ग्रीगन ने, जो इन्हीं की शिष्य थी। ओके, और उन्होंने किस बेस पे किया था, उन्होंने जेंडर, ये बताया था कि जो इनकी थ्योरी है ये जेंडर बाइस थ्योरी है, इसमें सिर्फ मेल सैंपल्स को लिया गया है, फीमेल्स को कोई जगह नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब उनके विचारों को नहीं जाना गया है। ओके, मतलब कोलबर्ग ने ना कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को बिठाया एक जगह और उनके मतलब किसी पॉइंट पे उनके विचारों को जाना। तो जो उन्होंने मतलब ग्रुप बनाया बच्चों का, तो उसमें सिर्फ बॉयज़ थे, गर्ल्स नहीं थी एक भी। तो उस बेस पे गिलिगन ने कहा कि ये जेंडर बाइस थियरी है। ओके, तो इनकी थियरी को क्रिटिसाइज़ किया कैरल गिलिगन ने, जो इन्हीं की शिष्य थी, और जेंडर बाइस थियरी बताया उसको। ओके, और कोलबर्ग ने लास्ट में सुइसाइड कर लिया था। एक छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, मतलब हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम होने हैं। एडमिट कार्ड भी कल इशू, आपका एडमिट कार्ड आउट हो गया है कल। सीबीएसई ने एडमिट कार्ड आपका आउट कर दिया है, और मतलब जिसका भी एडमिट कार्ड आएगा ना, उसको मतलब 2 दिन पहले पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम है कल। ठीक है, अभी आपको सिर्फ जो एडमिट कार्ड आया है उस पर सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका जो सेंटर, आपने 3 सेंटर भरे होंगे उसमें से कौन सा सेंटर आपको मिला है। ठीक है, ये प्री एडमिट कार्ड है। आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा, ठीक 2 दिन पहले। मेरा भी इसी तरह आया था लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का। ठीक है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, नहीं सशक्त नहीं बनाता। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। बिल्कुल सही, मतलब लड़की है तो वो सिर्फ घर के काम करेगी, लड़का है तो सिर्फ बाहर के। ये जो जेंडर रूढ़ियाँ हैं ना हमारे समाज में, तो इनको समाप्त करने के लिए इस तरीके की बुक्स में, मतलब इस तरीके की कहानियों को रखा गया है। तो ये होगा हमारा बी ऑप्शन सही, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना। ओके, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इसका फोल्डिंग, सी ऑप्शन, पाड।
ठीक है। और ये स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अगर हमारे से बाई चांस ये पूछ ले कि स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया किसने है, तो ये दिया है ब्रूनर ने, बट इसे यूज़ किसने किया है अपनी थियोरी में, वो वाइगोस्की ने। ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, मतलब जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है वो किस अवस्था में आ जाता है। पहले तो आप ये समझिए जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा 4 स्टेजेस दी हैं पियाजे ने, कौन कौन सी, जिसको हम इस निमोनिक से याद रखते हैं कि SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमसे पूछा गया है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, तो यह होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में। ठीक है, 12 to 15 ईयर्स में आ जाता है बच्चे में। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग सिर्फ फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मतलब ये क्वालिटी नहीं डेवलप हो पाती है बच्चे में। ओके। और अगर हम बात करें कि सेंसरी मोटर की मेन क्वालिटी क्या है, कि इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसरी मोटर में आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि 18th मंथ्स में आ जाता है। मतलब बच्चे के सामने जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड नहीं हो गई। ठीक है, तो ये क्वालिटी है सेंसरी मोटर की। और मतलब ये 4 स्टेजेस दी हैं पियाजे ने। कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, लेकिन अब ना जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े हाई लेवल के बनते हैं। सीटेट में लास्ट ईयर काफ़ी इन्होंने लैंग्वेज को ट्विक करके पूछा था। मतलब सिलेबस सेम है तो इन्हें कुछ ना कुछ तो मतलब हाई करना है ना पेपर का लेवल, तो इन्होंने पेपर के क्वेश्चंस को इस तरीके से पूछा है, मतलब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई किया है सीटेट में। जो ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं ये, तो उसमें आपको टू द पॉइंट नहीं आंसर मिलेंगे। कई ऑप्शन होंगे, मतलब असर्शन रीज़न के ज़्यादा हैं, और कई ऑप्शन में से जो गलत होगा उसे फाइंड आउट करना इस तरीके से, मतलब कई थोड़ा लेवल हाई होगा बस। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन हुए हैं उन्हें अच्छे से सोल्व कर लें, उससे आपको ज़्यादा बेहतर अनुभव हो जाएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम आने हैं। ठीक है, के अनुसार बच्चों के, मतलब किसके अनुसार, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कॉलबर्ग। सांस्कृतिक संदर्भ के मतलब देखो 2 शब्द मिल गए ना आपको, एक तो सामाजिक और एक सांस्कृतिक। इससे आप समझ जाना कि वाइगोस्की की थ्योरी की बात हो रही है। वाइगोस्की ने थ्योरी दी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनकी थ्योरी का नाम है ये। ठीक है, इन्होंने समाज मतलब कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्होंने इनकी थ्योरी में है। एक तो ZPD, जिसमें बच्चा मतलब एक तो खुद कर सकता है और जो उस टीचर्स की मदद से कर सकता है। इस तरीके से कुछ ही मतलब पॉइंट्स हैं जो इनकी थ्योरी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। एक प्राइवेट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है वाइगोस्की से, कि बच्चा मतलब जो दोस्त, मतलब जो बच्चा खुद से बात करता है ना, वो ये कहते हैं कि बच्चा मतलब वो उसके बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप ये थोड़ा सा याद रखें। और इनकी थियरी एक तो वाइगोस्की, पियाजे और कोलबर्ग, इन तीनों की थियरी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, यानी ऊपर ऊपर से, क्योंकि इन तीनों की थियरी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का है ये गारंटी। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको टॉपिक्स मतलब इनको लिख के यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए, और आपको मतलब काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड। तो आपको जो अच्छा लगे उनमें से सेलेक्ट कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स सुन लीजिए। चाहे ज़रूरी नहीं आप मतलब पूरा टाइम इसको फोकसली सुनो, मतलब आप फ्री टाइम में भी आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम कर रहे, किचन में कुछ काम कर रहे हो, इस तरीके से आप सुन सकते, इनकी थ्योरी को सिर्फ सुन लीजिए तभी आपकी कवर हो जाएंगी। पर आपको ये तीनों की थ्योरी पढ़नी बहुत अच्छे से है। 5 से 6 क्वेश्चन है ये आपके पूरे 150 क्वेश्चन में से, तो आप ये याद रखें। ओके, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 16 to 18 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, मतलब पियाजे से रिलेटेड पूछा है हमें, और क्लास क्या है 6 से 8। अब मतलब 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, हमारे से ये पूछा है। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए,
डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, डिस्करेज नहीं करना, एनकरेज करना है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब बच्चे क्वेश्चन पूछें, ये नहीं हमें बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और उसे दबा दें, कुछ नहीं बैठो नीचे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, बी ऑप्शन। ओके। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है बहुबुद्धि का सिद्धांत। पहले तो आप यही याद रखें कि हावर्ड गार्डनर की थ्योरी का क्या नाम है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, ओके। और इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 8 प्रकार की, ओके। तो ये हमारे से यहाँ पे पूछा गया गणित से रिलेटेड गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मतलब वो ध्वनि, ताल या शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करना नहीं, वो होगा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। बिल्कुल सही, तो मैथ से रिलेटेड दिख भी रहा है आपको, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ओके ना। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जैसे कि लिंग्विस्टिक जो मतलब भाषाई जैसे मोदी जी, और कैंस्थेटिक जैसे कि विराट कोहली, और मतलब नेचरिस्टिक, इस तरीके से 8 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने। आप अच्छे से इनकी थियरी को पढ़ लेना, इनसे भी क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, ये बना हुआ है तभी तो है ना, इसी टेट का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं सोशलाइजेशन, ओके। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किससे रिलेटेड, मानव विकास के संदर्भ में पूछा गया है हमारे से, ओके। संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका पूछा है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही, दोनों प्रभावित करते हैं मानव के विकास को, और मतलब ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव उसमें बच्चे को ही सर्वज्ञ माना जाता है। टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है, ओके। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस से मतलब प्रीवियस से सॉल्व करें तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ओके। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवल्यूशन इंक्लूड्स ओनली, ये जहाँ आपको ओनली दिख जाए ना, ये तो मान लेना कि आपका आंसर होना ही नहीं है, ये भी ओनली कट कर दो। नेदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, मतलब कोई सही नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे आप मूल्यांकन करोगे, ना फॉर्मेटिव ना समेटिव। जो NP 2020 है ना, वो प्रमोट कर दी है फॉर्मेटिव को, समेटिव को नहीं। ये भी आप छोटा सा पॉइंट याद रखें, फॉर्मेटिव टू हमें समेटिव जाना है, समेटिव टू फॉर्मेटिव नहीं, ओके। बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ स्टेजेस, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। आपकी कक्षा के विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के बार बार ये बता, मतलब कि बच्चे को आप ये बताओ बार बार कि तुम्हारे जिस इलाके से तुम आए हो वहाँ के इस तरीके से, मतलब इस तरीके शैक्षिक निम्न है, मतलब वहाँ ज़्यादा हायर लेवल के नहीं रहते। मतलब इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। मतलब इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना, ठीक है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित नहीं करनी, बच्चों में कंपटीशन नहीं लाना। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी में शामिल होने के लिए सलाह देना नहीं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही।
डी ऑप्शन। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, क्योंकि हमें सबको मतलब सबकी जो कोई मतलब किसी भी बैकग्राउंड से आया है सबका रेस्पेक्ट करना है। कैटेगरी में बांटना नहीं है बच्चों को कि आप लेबल नहीं करना कि आप इस वहाँ से आए हो, इस सोसाइटी से आए हो तो आप ये नहीं कर सकते या आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप सिर्फ इतना ही काम करो क्योंकि आपके यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं करना। टीचर का काम बच्चे को प्रमोट करना है, ऐसी मतलब ऐसा माहौल बनाना जिसमें बच्चा अच्छे से सीख सके, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को ही अब NPE 2020 भी प्रमोट करती है। ओके, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की अक्षमता है। बिल्कुल सही। In an inclusive classroom, a teacher should believe that every child has a potential to learn as per their abilities and strength. ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं ये, लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, और लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली कितनी है? मेनली कितने स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और मेनली कितनी डिसेबिलिटी हैं? 21 डिसेबिलिटी हैं जो RPWD एक्ट 2016 में आया है, उसमें 21 डिसेबिलिटी बताई गई हैं, और जो 1995 में आया था आपका उसमें बताई गई थी 7 डिसेबिलिटी थी। ठीक है, और मेनली कितनी डिसेबिलिटी हैं? डिसलेक्सिया जो पठन संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, मतलब बच्चे को अगर लिखने में दिक्कत हो तो डिस्ग्राफिया, अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है जैसे सो को वोज पढ़ रहा है इस तरीके की कोई दिक्कत है तो वो होगा डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया मैथ्स रिलेटेड, एंड अफेजिया मतलब बोलने से रिलेटेड, और ऑटिज्म स्वालीनता मतलब ज़्यादा सोशल नहीं होते हुए बच्चे जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने माय नेम इज़ खान मूवी अगर देखी हो तो उसमें शाहरुख खान को ऑटिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उनको ऑटिज्म है, ऑटिज्म डिसऑर्डर है शाहरुख खान को माय नेम इज़ खान मूवी में। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल गोल आइडियाज़। डिस्करेज नहीं करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हमें बढ़ावा देना है, इसे डिस्करेज नहीं करना। ठीक है, एनकरेज करना है। एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग की जगह हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कन्वर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है इंटेलिजेंस से और डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है क्रिएटिविटी से, ओके, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। नहीं, परीक्षणों की टेस्ट की हम संख्या बढ़ा दें, कोई पॉइंट नहीं इसमें। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार भी नहीं देना। निर्देश के लिए केवल तो ये तो नेगेटिव है ही, पहले ही केवल आ गया। केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, व्याख्यान विधि को अपना लो लेकिन केवल व्याख्यान विधि को ही अपनाओ, ये कोई पॉइंट नहीं है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल अक्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ये है आपका साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना।
मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, मतलब हम समस्या को छोटे छोटे गोल्स में बांट लें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो ये होगा जो नहीं है पूछा है, ये नहीं है ना, आप इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, दोहराना, रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये सब नेगेटिव है। तो आपका जो सही नहीं है वो डी है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, बिल्कुल। संवाद एवं परिचर्चा, डायलॉग एंड डिस्कशन तो कराना है कक्षा में भी, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो जो सही नहीं है वो है डी ऑप्शन। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों में से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना नहीं। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना नहीं है। नो मुर्गा मुर्गी बनाना, नो फिजिकल हरेसमेंट देना। अब बच्चे को मतलब फिजिकल हरेसमेंट नहीं देना। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना, बिल्कुल सही। उनसे पूछें कि उनको मतलब क्लास में वे क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, क्या उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मतलब कुछ हमारी मतलब टीचिंग मेथड्स में गलती है या हमारे पढ़ाने के तरीके में। तो इस तरीके से बच्चे से पूछें कि वे क्यों अरुचि ले रहे हैं हमारे उसमें पढ़ाई में। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, बिल्कुल सही। आप कुछ भी मतलब नॉलेज देना चाहो बच्चों को, पहले तो यही जानना चाहोगे ना कि वो पहले से क्या जानता है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। मतलब हम बच्चे को कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम पहले यही तो जानेंगे कि उसको मतलब इससे रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, बिल्कुल सही। डायलॉग के थ्रू मतलब बच्चे के संवाद, उसको चैलेंज करें, संवाद द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें डांटना नहीं है, मतलब बच्चा अच्छा है कि बच्चा क्वेश्चन पूछे और आप उसको मतलब इस तरीके से कंडीशन में लाएं कि वो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उसको रिप्लाई दो। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? तो ये द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके इस बार, ठीक है। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ना, होगा ना आपका, तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज़्यादा हर सेक्शन में, चाहे वो ईवीएस हो या मैथ हो। एसएसटी में तो ज़्यादातर इसी तरह के आए थे लास्ट ईयर, ईवीएस में भी और सीडीपी में भी, मतलब हर सेक्शन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। सीधा टू द पॉइंट आंसर नहीं मिलना, इस तरीके के ही मिलेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल सही, हाँ ये तो प्रभावित करेगी। और विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, बिल्कुल सही, ये भी करेगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, बिल्कुल सही। और विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये तो सारे ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो यह है सोशल इंटरेक्शन। और सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। तो इसमें है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट।
ठीक है, ये आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चाइल्डहुड सोशल कंस्ट्रक्ट है कि मतलब इस तरीके से। मेरे तो एग्ज़ाम में थोड़ा घुमा के आया था, ये डायरेक्ट नहीं आया था लास्ट ईयर। ओके, पर आप चाइल्डहुड क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, मतलब मिडिल चाइल्डहुड की क्या विशेषता है, ये हमारे से पूछा गया है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, बी ऑप्शन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की परिवार प्राइमरी एजेंसी है, ठीक है, और स्कूल सेकेंडरी एजेंसी। पास पड़ोस परिवार ये बच्चे की प्राइमरी एजेंसी में आते हैं और स्कूल सेकेंडरी में। तो ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन सीडीपी के, जो आपका एग्ज़ाम होता है 2019 में फर्स्ट पेपर सीडीपी के 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और आप मतलब एग्ज़ाम अगर मतलब पेपर में भी आप सबसे पहले सीडीपी सेक्शन ही सॉल्व करें, क्योंकि ये 15 से 16 मिनट में आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे आसानी से, अगर आपकी सीडीपी मतलब आपकी पेडागोजी अच्छी है और आपको पेडागोजी पे मेहनत करनी भी है। ये जो दिन है आपको इसमें 90 नंबर की पेडागोजी आती है, तो आप अच्छे से अपनी पेडागोजी पे पकड़ मजबूत बनाइए। ओके, मतलब अच्छे से पढ़िए उसको, क्योंकि आपका सीटेट को क्वालिफाई पेडागोजी ही करा देगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है इसी चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।